बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली वीडियो जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में तफसीली वीडियो है। मैं पहले से ही बता दूं कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है मुझे इस टॉपिक पे एक से ज़्यादा पार्ट्स बनाने पड़े। एनीवे शुरू करते हैं। तो ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये एक विरासती बीमारी है जिसमें क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं यानी फेफड़े, और जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी निज़ाम है, और कुछ और बॉडी के आर्गन्स को जो ना शदीद नुकसान पहुंचता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो आपके सेल्स जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं, और जो जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो है ना वो म्यूटेशन हो जाती है। और फिर जब उनका जो फ्लूइड उनसे सिक्रीट होता है तो वो जो है थिक हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सिक्रेटेड फ्लूइड्स होते हैं ना वो थिन और स्लिपरी होते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये चूँकि जीन डिफेक्टिव होता है, तो ये जो है ना ये सिक्रीशन जो है ना वो ज़्यादा स्टिकी और थिक हो जाती हैं। तो ये फिर बजाय कि ये एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करे, तो ये जो है सिक्रीशन जो होती है ना वो छोटी छोटी नालियों को, ट्यूब्स को जो है ना, और जो पैसेजेस वेज होते हैं उन ख़ास तौर पे जो आप फेफड़ों में और पेंक्रियाज में होते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से सारी सिम्टम होती हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगा। अच्छा, और ये जो है ना ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, यानी कि मतलब जो है ना ये आस्ता आस्ता बढ़ती चली जाती है, और इसका जो है ना एक तरह का डेली केयर चाहिए होता है। और जो पेशेंट इसका शिकार हैं वो जो है ना स्कूल या वो स्कूल अटेंड कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और जो है ना चूँकि आजकल इसकी कोई अच्छी मतलब एक तरह की वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो पहले ज़माने में तो इसका बड़ा मुश्किल इलाज होता था। तो अभी जो है ना कि इसकी जो चूँकि स्क्रीनिंग में और ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट जो है ना लेट 30s या मिड 30s या फिर 40s, या इवन कुछ लोग जो है ना 50s तक भी जो है ना सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसकी पहले मैं सिम्टम बता दूं। जो डेवलप कंट्री मिसाल के तौर पे जो यूएस है, उसमें यह है कि जो चूँकि न्यू बॉर्न की स्क्रीनिंग होती है, तो उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो है ना पहले महीने ही वो डायग्नोसिस हो जाता है, मतलब सिम्टम स्टार्ट होने से पहले। लेकिन यह कि जो है जो लोग स्क्रीनिंग मतलब जिन लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई, वो जो है उनकी जो है ना थोड़ा बड़े होने के बाद ही उनका जब तक वो साइंस सिम्टम डेवलप होती हैं, तो तब वो जो है ना वो पहुंचते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। और इसकी जो साइंस सिम्टम वेरी करती रहती हैं, वो डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी शदीद है। और मतलब एक ही बंदे में जिसको बीमारी होती है वो जो है ना उसकी सिम्टम ज़्यादा बढ़ सकती हैं, या फिर जो है ना इम्प्रूव भी हो सकती हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है। और कुछ जो है इसके पेशेंट हैं जो है ना जिनको बहुत ये ज़्यादा बीमारी नहीं होती, वो इवन मतलब टीन एज ईयर तक या फिर बड़े अडल्ट होड तक जाने तक भी उनको कोई सिम्टम नहीं होती। यानी कि मतलब जो है ना कि मतलब जो सीवियर केसेस हैं वो तो जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये माइल्ड डिजीज़ होती है। और फिर ये कि जो जो उन लोगों को जो सिम्टम होती है उसमें यह कि एक तरह के जो पेंक्रियाज की जो इन्फ्लेमेशन होती है, पेंक्रियाटाइटिस जिसको हम बोलते हैं, उसके अटैक्स होते हैं, तो उसकी सिम्टम की वजह से वो प्रेजेंट होते हैं। या फिर जो है इन लोगों में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, और बार बार इनको जो है ना नमूनिया हो जाता है। और इन लोगों में जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में जो ना उनके जो स्वेट में यानी पसीने में जो सॉल्ट का लेवल है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि जो बच्चों के जो 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 बच्चे इस चीज़ का शिकार होते हैं, उनके पेरेंट्स जो है ना उनको जब वो बच्चे को किस करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनको ये साल्टी टेस्ट आ रहा है, तो उनको इस पे वो शक हो सकता है इस बीमारी का। ठीक है। और फिर यह कि जो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं उसमें यह ना कि जो सांस मतलब जिस निज़ाम तनफ़ुस में और जो है ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी सिम्टम ज़ाहिर होती हैं, जो मैं अभी बताता हूँ। तो जो पहले तो मैं रेस्पिरेटरी जो हमारा जो सांस की साइन सिम्टम बता दूँ। उसमें ये होता है कि जो म्यूकस चूँकि वो जो थिक हो जाता है, वो जो है ना सांस की नालियों को जो है ना वो मतलब उसमें जम जाता है, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है आपको बार बार खांसी आ सकती है, जिससे बहुत थिक किस्म का म्यूकस यानी स्पूटम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो बलगम जिसको कहते हैं उर्दू में।
अच्छा, फिर ये कि वीजिंग हो सकती है, मतलब सांस में मुश्किल जो है ना उसकी उसमें आवाज़ें आ सकती हैं सांस लेते वक्त। और इनको ये लोग फिर जब एक्सरसाइज करेंगे तो उनको जो है ना वो थकावट जल्दी हो जाती है, हमारे एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाती है, फिर लंग्स के बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, फिर उनके जो नेज़ल पाथवे में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या नोज़ स्टफ़ी हो सकता है, बार बार साइनसाइटिस के अटैक्स आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप बताता हूँ कि जो डाइजेस्टिव साइन सिम्टम क्या होते उसमें मतलब क्या होती हैं। उसमें यह कि जो बेसिकली जो आपके जो पेंक्रियाज होता है लबलबा, उसमें कि जो है ना जो एक्सेसिव जो है ना ये जो थिक हो म्यूकस हो जाता है ना, तो उसकी जो है ना वो ब्लॉक कर देती हैं ट्यूब्स जो है। ठीक है, जो मतलब पेंक्रियाज का काम क्या है कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम भेजता है खुराक को हजम करने के लिए। तो जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना वो आपकी खुराक इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में मतलब नहीं पहुंचेंगे, तो वो जो है ना जो फूड की जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से ना ऐसे पेशेंट को फिर जो है ना उनके जो जो जब वो स्टूल पास करते हैं वो बड़े ग्रीसी किस्म के और फाउल स्मेलिंग होते हैं। फिर यह कि उनका जो ज़ाहिर है उनकी जो जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं आएंगे, तो उसकी वजह से जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्जॉर्ब हो सकते, तो फिर उनका वेट गेन जो है ना वो पुअर होता है, और इसके अलावा ग्रोथ में भी मसला हो सकता है। इसके अलावा फिर उनकी आंतों में ब्लॉकेज आ सकता है, ख़ासतौर पर न्यू बॉर्न में, जिसको हम मिकोनियम इलियस कहते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की कब्ज़ हो जाती है, और उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दौड़ लगाते हैं स्टूल पास करने के लिए। इतना वो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है कि उनकी जो रेक्टम है वो जो है ना जो एनल रीजन से बाहर आ जाती है, जिसको हम रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। तो अगर तो आपको या आपके बच्चे को इस तरह की साइन सिम्टम है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, तो फिर आप जो है ना डॉक्टर के पास जाएं इस बीमारी का टेस्ट करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके लिए नहीं कि एक तरह की लगातार इसका फॉलो अप चाहिए होता है। ठीक है, और कंसिस्टेंट एक तरह की अप्रोच होती है जो ट्रीटिंग डॉक्टर की, और हर 3 महीने बाद इसका फॉलो अप आमतौर पे वो एडवाइस किया जाता है। ठीक है, और मतलब ये भी जो भी मैंने सिम्टम बताई हैं, अगर उसकी जो है ना वो बार बार वो इस तरह हो रही हों और वर्स हो रही हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ रही हों, तो फिर मतलब जो है ना ये आप ज़रूर रिपोर्ट करें डॉक्टर को। ठीक है, अब मैं इसकी कॉजेज़ बता दूँ कि किस वजह से ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है। बेसिकली ये चूँकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ज़ाहिर है आपके जीन में एक म्यूटेशन हो जाती है। बेसिकली जिसका जीन जो है मतलब वो जो है ना जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, CFTR। ठीक है, इसका एब्रीवेशन है। तो उसमें यह होता है कि एक प्रोटीन में चेंज आ जाती है जो आपकी जो साल्ट की मूवमेंट जो है ना सेल्स के अंदर और बाहर जो है ना उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जब उसकी जो प्रोटीन में चेंज आती है तो जो ना इस म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक और स्टिकी हो जाता है आपकी जो ना रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव और जो ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उसमें। ठीक है, इसके अलावा फिर जो ना स्वेट में आपके पसीने में ज़्यादा सॉल्ट आना शुरू हो जाता है। तो उसमें कई तरह के डिफेक्ट आ जाते हैं इस जीन में, और जो मतलब इस डिफेक्ट पे डिपेंड करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा डिफेक्ट सीरियस होते हैं तो वो ज़्यादा बीमारी भी सीरियस होगी। और जो बच्चे इस चीज़ का जो शिकार होते हैं उसमें ये कि वो जो है ना उनको पेरेंट्स की दोनों मतलब माँ और बाप की तरफ से ना एक कॉपी मिलती है जीन की। ठीक है, जो मतलब अगर उस बीमारी में जब वो पढ़ते हैं तो ठीक है। अगर तो जो है ना एक बच्चे को एक एक पेरेंट की तरफ से जीन की कॉपी मिली है, तो वो जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस उनको नहीं होता। यानी मेरा मतलब ये है कि जिस बच्चे को ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की डिजीज़ होती है ना, वो दोनों पेरेंट्स है ना वो इनहेरिटेड जीन की जो है ना वो कॉपी इनहेरिट वो करता है, तब वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कि अगर एक पेरेंट की तरफ से इनहेरिट हो जाए तो फिर जो है ना वो बच्चे कैरियर होते हैं, और फिर जो है ना वो अपने आगे उन बच्चों को जो है ना ये जीन पास ऑन कर सकते हैं। अब इसके मैं रिस्क फैक्टर बताता हूँ। ये बेसिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो ज़ाहिर है फैमिली में रन करता है, तो फैमिली हिस्ट्री एक रिस्क फैक्टर है। ये बेसिकली हर तरह की रेस में ये बीमारी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो ना जो नॉर्दर्न यूरोपियन के जो वो, वो है ना इलाके, उसमें ज़्यादा जो वाइट पीपल है उसमें उन लोगों में ज़्यादा होती है।
अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। कॉम्प्लिकेशन में यह है कि ये चूँकि ज़ाहिर है आपके रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो फिर यह ना कि उस हिसाब से इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। तो अगर तो ज़ाहिर है जब एयरवे को डैमेज करती है मतलब सांस की नालियाँ, तो फिर जो है ना उनमें मुख्तलिफ बीमारियाँ अलग से होना शुरू हो जाती हैं, जैसे ब्रोंकिटिस हो जाती है। बेसिकली ये क्रॉनिक लंग की बीमारी है, जिसमें जो है ना कि वो आपके जो एयरवेज की जो ना वो अब नॉर्मली वो वाइड हो जाते हैं और उनमें स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ना उसमें लंग में जो हवा आने जाने में मुश्किल पेश आती है, और जो ना म्यूकस जो क्लियर नहीं होता जो ब्रोंकियल ट्यूब से, ठीक है। इसके अलावा फिर जो ना लंग में क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाते हैं। जब मतलब जो थिक म्यूकस हो जाए तो उसमें ज़ाहिर है क्योंकि वो एबनॉर्मल एक तरह का सिस्टम हो जाता है, तो फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से उनको ऐसे जो है ना पेशेंट को बार बार ब्रोंकाइटिस या साइनस इन्फेक्शन या निमोनिया के अटैक्स आ जाते हैं, ठीक है। और फिर यह कि ये ऐसे जो बैक्टीरिया का अटैक आता है तो वो उसमें एंटीबायोटिक से ट्रीट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ये रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर यह कि आपके नेज़ल जो पाथवे में वो जो ना छोटे छोटे ग्रोथ्स आ जाती हैं, जिनको हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं, ठीक है, वो उनकी जो है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की वजह से। फिर यह कि जो है ना कुछ जो पेशेंट्स हैं इसके जो ना ब्रोंकाइटिस जो है ना वो चूँकि ब्लड वेसल के जो जो लंग्स के साथ जो होती हैं उसमें उसके साथ हो सकती है, तो उसमें जो है ना बेसिकली जो जब एयरवे डैमेज होता है और इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो फिर जो है ना कि आपकी खांसी में जो है ना खून ज़्यादा आ सकता है। वैसे तो कभी ज़्यादातर ये थोड़ी क्वांटिटी में आता है, लेकिन यह कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा आ जाता है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इसके अलावा फिर एक और कंडीशन जिसको हम नीमोथोरेक्स कहते हैं वो हो सकती है। इसमें ये होता है कि आपकी जो एयर है जो लंग्स में, वो बेसिकली वो जो स्पेस होती है ना आपके लंग्स और चेस्ट वॉल के दरमियान, उसमें लीक हो जाती है, और फिर एक कुछ लंग का पार्ट जो है ना वो कोलैप्स कर जाता है। और ये जो है ना काफ़ी जो डर्ट्स जो होते हैं ना सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट, उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद चेस्ट पेन जो है ना और सांस का उखड़ना हो सकता है, और एक तरह की बबलिंग सेंसेशन फील होती है उनकी चेस्ट में। इसके अलावा फिर रेस्पिरेटरी फेलर हो सकता है, मतलब जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो चूँकि लंग टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा काम करना छोड़ देते हैं, तो वो एक फिर बाद में वो इतनी वो प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है को लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है और रेस्पिरेटरी फेलर हो जाता है, जिस जो बेसिकली रेस्पिरेटरी फेलर जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट की एक तरह की ज़्यादा कॉमन कॉज है जो उनकी डेथ जब होती है, तो ठीक है। इसके अलावा फिर जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो एक तरह की जो एक्यूट कहते हैं एक्सेसरबेशन होती हैं, जो मुख्तलिफ उस तरह की जो जो प्रॉब्लम होती हैं लंग में, जैसे मतलब ज़्यादा म्यूकस आना कफ में, फिर सांस का फूल जाना, ठीक है। और इसके अलावा फिर कोई इस तरह के जब प्रॉब्लम हो जाए तो कभी कभी अस्पताल में भी उनको दाखिल करना पड़ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो जीआरटी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती है। उसमें यह है कि जैसे मैंने बताया जो थिक म्यूकस जो है ना वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना वो जो ट्यूब्स को जो पैंक्रियाज की उसमें ब्लॉक करता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है पैंक्रियाज का जो काम है रिलीज़ करना खुराक की आदमी के लिए इंटेस्टाइन की जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुराक आती है, तो इसी वजह से ना वो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स में कमी हो जाती है, तो प्रोटीन और मतलब फैट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन अब्जॉर्ब नहीं हो पाते सही तरह, तो ये इसकी वजह से ग्रोथ में डिले हो सकता है, और फिर जो है ना वेट लॉस होता है, और पेंक्रियाज की जो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेंक्रियाटाइटिस के अटैक हो सकते हैं। इसके अलावा फिर जो है ना डायबिटीज़ हो सकती है। बेसिकली पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता है जो आपकी शुगर को रेगुलेट करती है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट जो है ना उनको डायबिटीज़ का ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा फिर लिवर में प्रॉब्लम आ सकती हैं, मतलब जो है ना जो बेसिकली लिवर जो है ना वो बाइल जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, और वो जो है फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलती है, तो उसमें ये वो जो है ना उसकी ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाए, तो वो फिर ये कि जॉन्डस हो सकता है, फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है, सिरोसिस हो सकता है, ठीक है, और गॉल स्टोन भी हो सकते हैं। फिर यह कि इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, मतलब जो ना किसी भी एज में एक कंडीशन होती है जिसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं, जिसमें यह कि आपकी
इंटेस्टाइन का छोटा सा सेगमेंट जो है ना वो साथ वाले सेक्शन में जो है ना वो स्लाइड कर जाता है, जैसे कि वो कोलैप्सिबल टेलीस्कोप होती है। तो वो जो है ना ये वो एक और मतलब एक सीरियस कंडीशन है। फिर एक और प्रॉब्लम होती है डिस्टल जो है ना जिसको कहते हैं डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, DIOS। इसमें यह है कि जहाँ पे जो छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है वहाँ पे पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जो ये और एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रॉब्लम कम्युनिकेशन होती है। इसमें यह कि जो मर्द इसका शिकार होते हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही कह लें एक तरह के, वो जो है ना वो इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि जो उनकी जो ट्यूब होती है जो टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड को कनेक्ट करती है, जिसको वास डेफरेंस कहते हैं, वो या तो ब्लॉक हो जाती है या फिर वो जो बिल्कुल ही मिसिंग होती है। ठीक है, मतलब म्यूकस से ब्लॉक हो सकती है। तो उसमें कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, और सर्जिकल प्रोसीजर हैं कि वो थोड़ा एक तरह के मतलब चांस हो सकता है कि उनको उनके ट्रीटमेंट का कि वो बायोलॉजिकल फादर्स बन सके। ठीक है, इसके अलावा फिर जो ख़वातीन जो इसका शिकार होती हैं उनमें भी फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, इट इज़ मतलब मुझे ना कि ये समझ लें कि जो कंसीव कर सकती हैं, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी भी हो सकती हैं, लेकिन ये कि प्रेगनेंसी के दौरान जो उनकी सिस्टिक फाइब्रोसिस की सिम्टम्स वर्स हो सकती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशन मैं बता दूं इनको, जिसमें यह कि आपकी जो बोन्स हैं वो थिन हो सकती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और ज़ाहिर उसकी वजह से हड्डियों में दर्द और अर्थराइटिस वगैरह और फिर जो मसल पेन हो सकता है। और इसके अलावा फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस और डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा होता है, जिसमें यह कि जो चूँकि सिस्टिक फाइब्रोसिस की मैंने बताया ना शुरू में कि उनका स्वेट जो है ना वो साल्टी होता है, तो वो जो बैलेंस है मिनरल्स का बॉडी में वो अपसेट हो जाता है, जिसमें वो ये लोग ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, ख़ासतौर पे अगर वो एक्सरसाइज करें तो। ठीक है, या फिर गर्मी के मौसम में। तो इसमें जो इसकी साइन सिम्टम जो होती हैं उसमें यह कि हार्ट रेट बढ़ सकता है, फटीक हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मतलब ये जो डिहाइड्रेशन के साइन मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है क्रोनिक की बीमारी है, तो उसमें इंसानों की जो पेशेंट का इसका शिकार होते हैं उनके अंदर एक खौफ हो जाता है, डिप्रेशन या एंजाइटी भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं जो है ना इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा जिसमें उसकी जो ना आगे प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।